DW डॉयचे वेले शोबे उर्दू की तरफ से मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ और बहुत फ़ख्र महसूस कर रही हूँ। ब्रसल्स में पाकिस्तान की एम्बेसी में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब। ये इन दिनों एक बहुत अहम दौरे पे आए हुए हैं ब्रसल्स। इनके साथ आज हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के साथ जो स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट डायलॉग पे बात हो गई है और इस पे सिग्नेचर होने जा रहे हैं। कुरैशी साहब, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं ये जानना चाहूँगी कि ये जो स्ट्रेटजिक एंगेजमेंट डायलॉग है, ये इनिशिएटिव इसका 2009 में जो है वो वजूद में आया। उसके बाद से काफ़ी अरसा गुजर गया। इस ताख़ीर की वजह क्या थी और आखिर इनके क्या मुतालबात थे जो शायद पाकिस्तान ना पूरे कर सका, इस वजह से ये इतना प्रोलॉन्ग कर गया? देखिए, उसकी जो पहला था ना अरेंजमेंट, वो पीरियोडिकल था कि आपको गाए बगाए उसको असर नौ देखना पड़ता था कि इतने साल के लिए, हर 4 साल, हर 5 साल के बाद उसको आप दोबारा करें। अब जो हमने एग्रीमेंट किया है इनके साथ, स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट जो प्लान है, ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जो तसलसल से जारी रहेगा। इसकी कोई वक्त की कैद में ये झगड़ा हुआ नहीं है। तो ये इंशाल्लाह एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है वो अब इन प्लेस कर दिया गया है, जिससे कि आपकी ट्रेड है, आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपकी सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, सब चीज़ों पर एक मुसलसल गुफ्तगू करने का, आपको एक दूसरे को अपना नुक्ता नज़र पेश करने का मौका भी मिलेगा और मिलकर हम बेहतरी के लिए काम भी कर सकेंगे। तो ये इसकी नौइयत जो है वो एक परमानेंस की है, तो ये एक अच्छी पेशरफ्त है। बाकी आपने फरमाया कि क्यों नहीं हो सका, इस पर फॉलो अप की ज़रूरत थी ना। मुझे याद है तब भी मैं यहाँ हाज़िर हुआ था और हमने एक इब्तिदा की थी, तो उसके बाद फॉलो अप होना चाहिए था ना। अब आपका फॉलो अप की पोजीशन तो ये थी कि पिछले 5 साल आपके मुल्क में वज़ीर ख़ारिजा ही नहीं था, तो फॉलो अप क्या होना था? जी। अभी आपके इस दौरे पे जो FATF की ब्लैक लिस्ट से पाकिस्तान अवॉइड कर सका, किसी तरह उसमें ना शरीक किया गया उसे, और उसकी भी कंडीशंस हैं अभी, और एक डेडलाइन अक्टूबर की मिली है पाकिस्तान को। इस बारे में हमें थोड़ा बताइए कि वो कौन सी शराइत हैं जो पाकिस्तान आप समझते हैं कि पूरी कर सकेगा अक्टूबर तक? देखिए, एक एक्शन प्लान है, उस एक्शन प्लान को हमने मुकम्मल करना है। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आ चुका था हमारी हुकूमत में आने से पहले, यानी कि पिछली जो हुकूमत थी PMLN की, उसके ज़माने में हम ग्रे लिस्ट में शामिल हो गए थे। बावजूद तफसीलात में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारी कोशिश है कि हम उससे बाहर निकलें, हमारी ये कोशिश है, और उसके लिए हमारी हुकूमत ने, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ऐसे ठोस इक़दामात लिए हैं जिससे कि हम समझते हैं कि हम दुनिया को कायल करने में कामयाब हो सकते हैं, होने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग का जो इशू है, ग्लोबल इशू है, ये पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, ये ग्लोबल इशू है, इस पर हम गलबा पा सकें। और हमने जो मेजर्स लिए हैं, हमने मुख्तलिफ ममालिक से शेयर किए हैं। जब हमने शेयर किया, जब हमने इंगेज किया और लोगों ने देखा कि पाकिस्तान ने, और पहली पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, वो इतनी संजीदा दिखाई दे रही है, तो हमारी जो लॉबी है, हमारे हक़ में आवाज़ों में इज़ाफ़ा हुआ। और ऑरलैंडो में जब गुफ्तगू हुई, तो बहुत से ममालिक जो पहले खामोश थे, उन्होंने कहा नहीं, पाकिस्तान संजीदा है, पाकिस्तान को डाउनग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। भारत की कोशिश रही, भारत की तो स्टेटेड पॉलिसी है कि वो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालना, धकेलना चाहता है, लेकिन उसके बावजूद आपका फ्रांस है, आपका जर्मनी है, बरतानिया है, मैं यूरोपियन ममालिक की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा और बहुत से मुल्क हैं पाकिस्तान के दोस्त हैं, तुर्की है, चीन है, GCC है, सऊदी अरेबिया है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, सब ने आपका साथ दिया। क्यों दिया? क्योंकि उनको आपकी सीरियसनेस दिखाई दी, और उन्हें ये भी अंदाज़ा हो गया कि भारत इस फोरम को सियासी, जो एक टेक्निकल फोरम है, उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। जी। अम,
قریشی صاحب آپ ابھی یو کے میں تھے اور وہاں پہ آپ کی فارن سیکرٹری سے بات چیت ہوئی، ایک معاملہ تھا پولیٹیکل ایکسٹریڈیشن کا، تو اس میں جو انہوں نے ایک بہت کلیئر اپنی لائن جو ٹوکی ہے وہ سب سارے اس میں میڈیا میں بھی آئی، تو اس بارے میں یہ کیا انڈیکیٹ کرتا ہے جو انہوں نے کہا ہے جیرمی ہنٹ نے کہ وی ول ناٹ سپورٹ پولیٹیکل ایکسٹریڈیشن؟ دیکھیے اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم نے تو پہلے کہا ہے کہ ہم اس کو کسی منفی مقصد کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہتے. جو اگر اس کو وہ تشبیہ دے رہے ہیں ڈار صاحب کے ساتھ جی، تو ڈار صاحب کا تو انہوں نے خود معاہدہ کیا ہے. انہوں نے خود معاہدہ کیا ہے. موجودہ جیرمی ہنٹ صاحب کی حکومت نے، فارن سیکرٹری صاحب کی حکومت نے پاکستان کے ساتھ بیٹھ کے معاہدہ کیا ہے اور اس کے تحت وہ اب ایکسٹریڈیشن ممکن ہو پائے گی. وہ ان پرنسپل بات کر رہے تھے، ایک اسپیسیفک کیس کی بات نہیں کر رہے تھے، اور اس پرنسپل سے کسی کو اختلاف نہیں ہے. جی، کیونکہ پاکستان کے اندرونی جو صورتحال ہے اس کا جو یورپ میں یا ویسٹ میں جو ایک امیج ہے وہ جہاں بہت زیادہ پولیٹیکلی لوگوں کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے، یا جو انٹرلی ڈسپلیسڈ لوگ ہیں ان کی رپورٹس جو ہیں وہ نہیں آتی اس طرح، یا یہ کہ جو فورسڈلی جو گمشدگیاں ہو گئی ہیں ان کے لواحقین ابھی بھی سرگرداں پھر رہے ہیں. تو یہ وہ چیزیں جو ویسٹ میں بہت زیادہ ڈسکس ہوتی ہیں، اور لیکن پاکستان اس کو کیسے پھر کون سے وہ کانکریٹ میجرز؟ اوبیسلی دیکھیے جو پاکستان کے مخالفین ہیں وہ پاکستان کے، میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ پاکستان کے جو منفی پہلو ہیں ان کو اجاگر کرتے ہیں بغیر تحقیق کیے، بغیر بات کی تہ کے گئے. آپ نے کہا کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن آپ نے لفظ استعمال کیا، نہیں ہونی چاہیے. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، ہرگز نہیں ہونی چاہیے. میں ایک ڈیموکریٹ ہوں، میں ڈیموکریسی میں بلیو کرتا ہوں اور میں فریڈم آف ایسوسیشن اور ایکسپریشن کا قائل ہوں. لیکن اگر کسی نے ملک کو لوٹا ہے اور کسی سے کوئی پوچھے کہ بھائی یہ پیسہ کہاں سے گیا، یہ پیسہ باہر منتقل کیسے ہوا، ہمیں منی ٹریل بتا دو، ہمیں بتا دو کہ جائیدادیں کیسے بن گئیں، اس کو کیا آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن سے تشبیہ دیں گے؟ میرے خیال میں یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہے، یہ پاکستان کے حقوق کی رکھوالی ہے، یہ پاکستان کے سرمایہ کی، پاکستان کی دولت کی رکھوالی ہے، جو ایک منتخب حکومت کو جس کا فرض ہے اس کو چیک کرنا. ہمارے ملک سے جب تک کرپشن کا یہ جال ہے اس کو ہم نہیں سمیٹ پائیں گے، ملک آگے کیسے بڑھے گا؟ تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے ہم خلاف ہیں، لیکن احتساب اور اکراس دا بورڈ احتساب کے ہم حق میں ہیں. وہ تو ہونا چاہیے. میں ذمہ دار ہوں، ہر پاکستانی ذمہ دار ہے، ہم جواب دہ ہیں. ہر منتخب نمائندہ آئین اور قانون سے بالا نہیں ہے، وہ جواب دہ ہے. اگر ان سے سوال کیا جائے تو آج مصیبت یہ وہ کہتے ہیں ہاں تمہاری جرت مجھ سے سوال. تو یہ ہمارا ہاں رواج نہیں ہے. ویسٹ میں یہ رواج ہے. پیپل اٹس انڈرسٹوڈ کہ اگر آپ پبلک آفس پہ ہوں گے تو آپ اکاؤنٹیبل ہوں گے. اب آہستہ آہستہ ہمارے ہاں بھی وہ روایت پڑے گی. جی، پی ٹی آئی کی حکومت جب سے بنی ہے اس کے بعد سے پاکستان بہت زیادہ جو مالی اور سیاسی سفارتی تعلقات کے ضمن میں اس کا انحصار نظر آ رہا ہے سعودی عربیہ پہ، یو اے ای کنٹریز کے اوپر. ویسٹ کے ساتھ پاکستان کا اتنا زیادہ سفارتی تعلقات میں بہتری نہیں نظر آئی ایک سال کے اندر. پرائم منسٹر صاحب نے کسی بھی ویسٹرن کنٹری کا کوئی دورہ بھی نہیں کیا. اس کی کوئی خاص وجہ؟ پہلی بات تو یہ آپ کیسے اس نتیجے پہ پہنچیں کہ ویسٹ کے ساتھ تعلقات میں بہتری نہیں آئی. یہ کل جو معاہدہ سائن ہو رہا ہے اسٹریٹجک انگیجمنٹ پلان، یہ ویسٹ کے 28 ممالک کے ساتھ ہے. What does it show? It shows engagement. It shows acceptability. It shows کہ یورپ کے اور ویسٹ کے بہت سے ممالک پاکستان کے ساتھ انگیج کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ تعلقات کو ایک انسٹیٹیوشنل فریم ورک دینا چاہتے ہیں. تو یہ بات، یہی معاہدہ
इस सवाल की नफ़ी करता है। दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि सऊदी अरब, यूएई और दीगर ममालिक आपने ज़िक्र किया, कतर की ज़िक्र अभी हुआ, कल अमीर कतर आए हुए थे। देखिए, ये वो ममालिक हैं जहाँ बेपनाह पाकिस्तानी रहते हैं। हमारे लाखों की तादाद में पाकिस्तानी हैं जो गल्फ़ के ममालिक में रहते हैं और पाकिस्तान को रेमिटेंसेस भेजते हैं। इन ममालिक के साथ पिछले अदवार में ताल्लुकात बतदरीज गिरते चले गए और ताल्लुकात तकरीबन टूट चुके थे, मुअत्तल हो चुके थे। सऊदी अरब के साथ, यूएई के साथ और दीगर बहुत से ममालिक की मैं निशानदेही कर सकता हूँ। हमने उनको बहाल करने की कोशिश की है क्योंकि हमारी पॉलिसी है कि हम नेबरहुड, जो हमारा नेबरहुड है और इमीडिएट एंड बियॉन्ड, उसमें हम अपने ताल्लुकात को फ़रोग़ दें। और ये वो ममालिक हैं जिनके साथ हमारी आबादी भी है, जहाँ ट्रेड के इम्कानात भी हैं, जहाँ इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, जहाँ बेपनाह पाकिस्तानी भी रहता है। तो उन पर तवज्जो देना एक फ़ितरी अमर है जो कि माज़ी में वो जो उस पे फोकस नहीं किया था। मिसाल के तौर पर मैं समझता हूँ कि जो फ़ार ईस्ट है, दुनिया एशिया की तरफ देख रही है, वेस्ट सारा एशिया की तरफ देख रहा है। क्यों देख रहा है? इसलिए कि वो समझते हैं कि मुस्तकबिल का जो कॉन्टिनेंट है वो एशिया है। ठीक? तो अगर हमने वहाँ देखना शुरू कर दिया, अगर आप देखें चीन को देखें, आप भारत को देखें, आप दीगर ममालिक को देखें, वो अफ्रीका की तरफ क्यों जा रहे हैं? सवाल है वो वेस्ट की तरफ क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि वेस्ट की मार्केट्स काफ़ी हद तक सैचुरेट हो चुकी हैं। ये नया एरिया है, नई मार्केट्स हैं, वहाँ पोटेंशियल बेपनाह है, तो उस पर तवज्जो देना एक फितरी सी बात है और हम वो कर रहे हैं। मिस्टर साहब, इस वक्त अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात जितने कशीदा हो गए हैं और पूरे पर्शियन गल्फ़ की सिचुएशन जितनी एस्केलेट वहाँ पे हुई है, इसमें पाकिस्तान का क्या स्टैंड है? देखिए, ईरान पाकिस्तान का पड़ोसी है। हम चाहते हैं कि हमारा जो बॉर्डर है ईरान के साथ, वो बॉर्डर ऑफ पीस रहे, वो उसमें बिगाड़ पैदा ना हो। ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात में अगर बिगाड़ पैदा होता है तो यकीनन हमें उस पर तशवीश है, हमें नहीं, पूरे खित्ते को तशवीश है। बहुत से ममालिक जिनके अमेरिका के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, उन्हें भी तशवीश है। और अगर वह हालात बिगड़ते हैं और ये ताल्लुकात बिगड़ते हैं तो पूरा रीजन, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरा रीजन मुतासिर होगा, बल्कि पूरी दुनिया की इकॉनमी मुतासिर होगी। तेल की कीमतें मुतासिर होंगी, अगर तेल की कीमतें मुतासिर होंगी तो ग्लोबल जो इकनॉमिक ग्रोथ है वो मुतासिर होगी। तो इसलिए पाकिस्तान चाहता है कि अगर कोई गलतफहमी है तो उसको डिप्लोमेटिक ज़राए से, सफारतकारी के ज़रिए उस गलतफहमी को दूर होना चाहिए, आपस में इंगेज करना चाहिए और मिल बैठकर मामलात को तय करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ना वो खित्ते में और ना ही अमेरिका में, मेरी राय में अमेरिका में भी किसी नई लड़ाई की एपेटाइट नहीं है। लोग देख चुके हैं, इराक़ को देख चुके हैं, वो मशरक़ वस्ता की सूरत हाल को देख रहे हैं, वो शाम को देख चुके हैं, अफ़गानिस्तान को देख रहे हैं। तो अमेरिका के अंदर भी कोई इस किस्म की पब्लिक ओपिनियन एक नई चढ़ाई, एक नई जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। तो पाकिस्तान की राय ये है कि गुफ्त शुरीद से मामलात को डिफ्यूज़ होना चाहिए, टेंशन्स को दूर होना चाहिए और ये कशीदगी कम होनी चाहिए। पाकिस्तान की तरफ से भारत के लिए जो वकालत की पेशकश की गई, उसके जवाब में मोदी हुकूमत ने एक बार फिर पाकिस्तान पे शर्तें आयद की हैं और उनका कहना है कि जब तक आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को नहीं डील कर लेते, टेरर को नहीं डील करते, हम वकालत नहीं करेंगे। इस पे आप क्या कहेंगे? और क्या अगर ये सिचुएशन चलती रही तो फिर दोनों मुल्कों में देखिए, हमने तो मोदी सरकार से ये कहा कि अगर आप टेररिज्म आपके लिए अहमियत है रखता है तो हमारे लिए भी रखता है। हमने तो बहुत बड़ी कीमत अदा की है, जानी भी और माली भी। हमने तो पिछले एक दहाई से ज़्यादा, जितनी हमारी अफवाज ने, जितनी हमारी पुलिस ने, जितने हमारे आम शहरियों ने टेररिज्म का और टेररिस्ट का मुकाबला किया है, खित्ते में किसी मुल्क ने नहीं किया और आज दुनिया उसको एक्नॉलेज कर रही है। हमारे ऑपरेशंस को
میں اس کروں نا جی، آج دنیا اس کو اکنالج کر رہی ہے، ہماری آپریشن کو اکنالج کر رہی ہے. اگر بھارت کو ٹیررزم کا مسئلہ ہے تو پاکستان کو بھی مسئلہ ہے. کیا پاکستان امریکہ طالبان مذاکرات مکالمت جو بھی کہہ لیں اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے واقعی سیریسلی کوئی اسٹیپس لینا چاہتا ہے؟ بالکل کیا دیکھ رہے ہیں؟ لینا چاہتا نہیں ہے، لینا چاہتا نہیں ہے، لے چکا ہے. اور وہ ایڈمٹ کر چکے ہیں، انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے، امریکہ نے شکریہ ادا کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو فیسیلیٹیشن ہے اس کو اکنالج کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو کردار تھا بڑا مثبت تھا. ان کو منانا، ان کو میز پر بٹھانا، اب دیکھیے وہ آزاد لوگ ہیں. اب امریکہ کو یہ ان کا فرض بنتا ہے انہیں قائل کریں، ان سے انگیج کریں، کچھ لیں کچھ دیں، کوئی راستہ نکالیں. ہمارا دیکھیں نا، یہ تو مسئلہ افغانستان کا امن ہے نا. افغانستان کا امن کون کرے گا؟ اس کے لیے پیش رفت کون کرے گا؟ افغان کریں گے نا. ہم تو ایک ہمسائے کے، ایک دوست کے، ان کی بہتری میں اپنی بہتری کو سمجھتے ہوئے فیسیلیٹیشن کا رول ادا کر رہے ہیں. لیکن کلیدی کردار افغان اقوام کو خود کرنا ہوگا. منسٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ کے وقت کا. تھینک یو.